झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर तो झूठ की मंडी है, घर के अंदर तो झूठ की मंडी है, दरवाजे पर क्या लिखा है सच बोलो। गुलदस्ते पर तो यकजहती लिखा है, सबका साथ सबका विकास। गुलदस्ते पर का तो यकजहती लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या लिखा है सच बोलो। पिछले 10 सालों से हमने इतने सफाई से, इतने धड़ल्ले से और इतने बेशर्मी से झूठ बोले गए कि झूठ खुद शर्मा गया। और अब भी ऐसे लोग नए झूठों की गारंटी लेकर आते हैं। हम अगर पिछले 10 सालों की उपलब्धियां गिनेंगे तो हमको 5 उपलब्धियां मिलेंगी। 5 झूठे वादे किए गए, कहानियां सुनाई गई, सपने बेचे गए, नफरत बांटी गई और डर का व्यापार किया गया। इसके अलावा हमको इस 10 साल की कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। शुरू कहानी यहाँ से हुई थी कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, सुशासन देंगे। ये तो चुनावी जुमले थे, चलो एक बार ये भी मान लेते हैं। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद आपने भारतवर्ष को 142 गारंटियां दी। तकरीबन हर महीने में एक गारंटी के हिसाब से, एक परियोजना के हिसाब से 142 परियोजनाएं भारत को पिछले 10 साल में दी। और उसका हशर क्या हुआ आप और हम सब जानते हैं। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट अप इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, सारे इंडिया। इसमें से कितनी गारंटियां पूरी हुई? स्मार्ट सिटी पर दोस्तों 10,400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। क्या आप में से कोई किसी को पता है कि भारत में एक भी स्मार्ट सिटी मौजूद है? बुलेट ट्रेन बड़े धूम धड़ाके से आई, लेकिन अब तक अहमदाबाद से लेके बंबई तक शायद एक पटड़ी भी डाली गई होंगी तो बताना। स्वच्छ भारत अभियान पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ। 2 लाख करोड़। आप बताएं भारत कहां पर कितना स्वच्छ हुआ होगा? भारत स्वच्छ आखिर होगा कैसे? हमने उनसे कहा कि पहले आप आपके दिमाग का कचरा साफ करो, भारत वैसा भी स्वच्छ हो जाएगा। नोटबंदी की गई और नोटबंदी ने जो कमर तोड़ी साहब, आज तक वो कमर दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही। साहब कहते थे कि 2 महीने में अगर नोटबंदी सक्सेस नहीं हुई तो मुझे भरे चौक पर फांसी दे देना। वो झूठ भी इतना बेहतरीन ढंग से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। नमामि गंगे 22,500 करोड़ की परियोजना। फिर किसानों से कहा कि तुम्हारी आय हम डबल कर देंगे 2022 तक। 4 साल से किसान वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे बेचारे, अब तक उनकी वो मांग आय पूरी नहीं हो रही तो कहते हैं डबल पूरी होंगी। इस तरह से 142 परियोजनाएं भारत को दी गई और पूरी की पूरी परियोजनाएं भारत की पूरी तरह से फेल हो गई। मोदी जी की कोई गारंटी पूरी हो ना हो, लेकिन एक गारंटी तो बहुत पक्की है कि वो सारे भारतवर्ष को बेवकूफ समझते। हम यहाँ पर किसी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के प्रचार को नहीं आए, हम सत्य के प्रचार को आए। और कोई भी सत्य का निष्पक्ष विश्लेषण होना चाहिए। आइए बहुत थोड़े में हम पिछले 10 साल का विश्लेषण करते हैं। कहा था रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ ये नहीं कहता मैं, लेकिन 2014 के मुकाबले में 2014 में क्या स्थिति थी? रोजगार की ये स्थिति थी कि 4.3% बेरोजगारी थी। मतलब ये था कि 1000 लोगों में 44 लोग बेरोजगार थे। लेकिन आज 2024 में 8 मतलब डबल बेरोजगारी हो गई। ये उसका निष्कर्ष। आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, बेरोजगारी के दर डबल हो गए। लोकशाही की भारत में क्या स्थिति है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी में भारत 53 नंबर पे पाया जाता है। 2014 में भारत
27वें नंबर पे था। मतलब हमारी डेमोक्रेसी डबल से हम रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 नंबर पे था। फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 नंबर पे था 2014 में। 2024 में जाते जाते भारत दुनिया का सबसे निचले देशों में आया, जहाँ 159 नंबर पर है। कैसे प्रेस की आज़ादी होगी? कोर्ट वैन में वहाँ तो गुंडे लाकर बिठा दिए गए, और वो बस एक ही गोदी मीडिया जो बोलती है वो सारे झूठ परोसती है। झूठ परोसेंगी भी क्यों नहीं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को अगर सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो मोदी मैजिक नहीं चल रहा, ये मीडिया मैजिक चल रहा है। और ये सारा हवा जो क्रिएट कर इतने 10 साल की असफलता के बाद और गिनाने को बचा क्या है? तो जो कुछ गिनाया जा रहा है वो मीडिया मैजिक है। अच्छी गवर्नेंस, देखिए ये सब इंटरनेशनल रेटिंग है, और इंटरनेशनल रेटिंग के हिसाब से कोई किसी भी देश की पद फेरती है। गुड गवर्नेंस में भारत कितने नंबर पर है? 91 नंबर। सुशासन, जिसके बारे में कहा गया कि हम ऐसा राज्य देंगे। और मैं बहुत तेजी से बात खत्म करूंगा। प्रदूषण में भारत दुनिया का सबसे टॉप कंट्री हो गया। इस प्रदूषण जिसकी वजह से भारत में हर साल 20 लाख लोगों की मृत्यु होती है, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2014 में भारत के 33 सिटीज दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित कंट्री में थे। आज जाके 100 में से 83 भारत की सिटीज पाए जाते हैं। इस कदर बदतर हालत हुई। हो सकता है कि आगे हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके फिरना पड़ेगा। औरतों पर अत्याचार कितना वाबेला मचाया था निर्भया के ऊपर से। 2014 में अत्याचार के रेट 3 लाख रजिस्टर हुए थे औरतों के ऊपर। अब तो कम होना चाहिए था ना। 2024 में 1.5 पट बढ़ के 4.5 लाख हुए। NCRB का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। और होंगे कैसे नहीं, जब आप आपके पहलू में रेवन्ना को लेके फिरते हैं, गिरिराज सिंह को लेके फिरते हैं, तो फिर लोगों की हिम्मतें कैसी नहीं होंगी औरतों पे अत्याचार करने। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल डाली। अब जो हमारे साथ वो सब पवित्र सदाचारी है। वॉशिंग मशीन से निकल करना हर आदमी प्योर हो जाता है, चाहे वो 70 करोड़ का भ्रष्टाचार क्यों नहीं करता, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हमारे विरोध में जो होगा वो देशद्रोही होगा, वो भ्रष्टाचारी होगा, वो धर्म विरोधी होगा। तो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आप सारी चीज़ें सबको पता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी का इंडेक्स, जिसपे हम 2014 में 55वें नंबर पे थे, अब 111वें नंबर पर। मतलब भारत में कितनी भूखमरी हो गई, डबल। न्याय व्यवस्था का क्या हाल है? 2014 में भारत में पेंडिंग केस की तादाद 3 करोड़ थी, 2023 में जाके 5 करोड़ हो गई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कौन सा राष्ट्र है जहाँ पर इतने बड़े बड़े अगर मुकदमे रहेंगे तो न्याय किसको मिलेगा? तो साहब ने एक के बाद एक स्कीम लाते गए और सारे के सारे स्कीम फेल होते गए। मोदी की गारंटी भी बहुत महंगी होती है, ये सिर्फ बात नहीं होती। बेड़ा गर्क करके रख दिया इकोनॉमी का। 2014 में प्रत्येक भारतीयों पर 43,000 का लोन था, हम सब पे लोन था, 43,000 पर व्यक्ति लोन था। और ये सारे फ्लॉप स्कीम की वजह से 2024 में पर व्यक्ति, आप पे, मेरे ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर प्रति व्यक्ति 1,50,000 रुपये का लोन कर दिया गया। हमसे पूछा नहीं, हमारी परवानगी नहीं ली गई, और हमारे नाम पर इतना बड़ा लोन कर दिया गया। और करा तो क्या कर दिया इस लोन में? सारा बेड़ा गर्क कर दिया। इतने बदतरीन हालत में पहुंचा दिया गया देश को, जो आज आपके और मेरे सामने। एक बहुत विशेष बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका और मेरा नुकसान हो रहा था, लेकिन दूसरी जगह अदानी और अंबानी नाम के 2 व्यक्ति हैं। एक की आय 2014 में
अदानी की आय 2.8 बिलियन डॉलर थी, वो जाकर 2024 में 84 बिलियन डॉलर हुई। और अंबानी की आय 18 बिलियन डॉलर थी, वो 118 बिलियन डॉलर हो गई। यानी ये 10 साल में भारत जब कंगाल हो रहा था तो ये दो व्यक्ति 15 लाख करोड़ रुपए कमा रहे थे। मतलब हमारी सारी आय उनके जेब में जा रही थी। तो ये सारे के सारे पैसे कहाँ गए? बहुत मुख्तसर में कि ये गवर्नेंस आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आरोग्य, सुरक्षा सारे महाजों पर बुरी तरह असफल हो गई। और जब कोई गवर्नेंस असफल होती है तो उसके पास आखिरी हथियार कौन सा होता है? वही होता है जो हिंदू मुसलमान का है। हमारे मोदी जी को शायद शोले की स्क्रिप्ट बहुत पसंद है, और शोले में भी वो गब्बर सिंह का डायलॉग, यहाँ से 50-50 मील दूर जब किसी गांव में बच्चा रोता है तो ऐसे ही इलेक्शन के टाइम मोदी जी को याद आता है गब्बर सिंह, और वो गब्बर सिंह हम हैं। उनको मुसलमान याद आ जाते हैं, कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी जी, यहाँ की मंगलसूत्र पहनने वाली महिलाएं हमारी बहनें हैं। क्या कोई भाई ये भी सोच सकता है, ऐसा अशुभ सोच सकता है अपनी बहनों के बारे में? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बहनों का मंगलसूत्र भी सलामत रखे और सुहाग भी सलामत रखे। भारत के मुसलमान संविधान में पूरा विश्वास आदर करते हैं। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुसलमान ने कब धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मांगा? और हमको क्या रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी? हमारे SC, NT, OBC भाइयों की, उनको बड़ा मुबारक हो। हमको किसी का छीना हुआ रिजर्वेशन नहीं चाहिए। पता नहीं मोदी साहब के दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात कहाँ से आ जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो थक चुके हैं, वो बौखला गए, वो निराश हो गए, उनको कुछ याद नहीं रह रहा। अभी कुछ दिन पहले तो यही नारा था कि सबका साथ और सबका विकास, भूल गए इलेक्शन के टाइम और कुछ लोगों के साथ वो अविश्वास करने लगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो ये सारा किस्सा ये बता रहा है कि शायद मार्गदर्शक मंडल में जाने का वक्त आ चुका है। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं कहूँ, मैं अंत में हूँ, बस 2 लफ्ज़ कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि तुम लौट के आने की तकलीफ मत करना। अगर आपकी इजाज़त है तो कहूँ मैं कि तुम लौट कर आने की तकलीफ मत करना। हम एक बार की गई मोहब्बत दोबारा नहीं करते। हम जानते हैं कि जालना की ये सरजमीन बड़ी इनकलाबी है और मैं यहाँ इनकलाब की आहट सुन रहा हूँ। बकौल फैज़ के अभी कह रहे थे वो कि अब सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, है ना? सब ताज उछाले जाएंगे, अब सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त उछाले जाएंगे। मैं संयोजक के आभार के साथ शहीद भगत सिंह के शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि मेरे जज्बात इस कदर वाकिफ, मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है।